अंधेरी रात, सुनसान सड़क, न जाने कौन सा मोहल्ला था। दूर तक सन्नाटा पसरा था। रात का न जाने कौन सा पहर था। आसमान में चांद पूरी तरह गायब नहीं था, लेकिन उसकी अधूरी रोशनी माहौल को ठीक से उजाला नहीं दे पा रही थी। चलते चलते उसके पैर थक चुके थे। अब वह एक कदम और बढ़ाती तो दर्द की तेज लहर उठती, मगर वह सिसकी अपने होठों में ही दबा लेती। ऊंची आवाज में रोने की उसे आदत नहीं थी। आहाना ने पीछे मुड़कर देखा। लंबी सड़क रात की फैलती धुंध में छिप चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वह कितनी दूर से पैदल चलती आ रही है। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में आंसू भर आए। थकान से उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। मैं कहाँ जाऊं? रात के इस सन्नाटे में उसने कांपती आवाज में कहा। काले रंग की शॉल उसने कसकर अपने चारों ओर लपेट ली। ठंड बढ़ती जा रही थी। सर्द हवा उसके शरीर को चीर रही थी। पतला सा सलवार कमीज ठंड रोकने में नाकाम था, और यह हल्की शॉल तो बिल्कुल ही बेअसर थी। यह शॉल उसकी माँ की थी। माँ की याद आते ही आहाना की आंखें फिर से भीग गईं। अचानक गली के मोड़ पर मुड़ते ही उसे दाईं तरफ एक बड़े पार्क का खुला गेट दिखाई दिया। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में अंदर रखी बेंचें नजर आ रही थी। उसका मन हुआ कि वह कुछ देर बैठ जाए। उसने डरते डरते पीछे देखा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मुकेश या उसके लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हों। लड़खड़ाते कदमों से वह पार्क के अंदर चली गई। आधी रात के वक्त पार्क पूरी तरह सुनसान था। 24 साल की इस लड़की के मन में एक पल के लिए डर समा गया। सुनी सुनाई भूत प्रेत की कहानियां उसके दिमाग में घूमने लगी। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भूत प्रेत से ज्यादा डरावने तो इंसान होते हैं, उसने खुद से कहा। फिर मुझे किससे डर लग रहा है? दिल मजबूत करके वह अंधेरे में आगे बढ़ी और एक बेंच पर जाकर टूटे हारे अंदाज में बैठ गई। पैरों से टूटी सी चप्पल उतारकर उसने अपने पैर ऊपर कर लिए। जगह जगह छाले और जख्म बन चुके थे। पता नहीं मेरी किस्मत में और कितनी परीक्षाएं लिखी हैं, वह बुदबुदाई। जो किया वो सही था या गलत? इस बार आंसू बिना रुके उसकी आंखों से बहने लगे। तभी अचानक हल्की हल्की गुर्राने की आवाज उसके कानों में पड़ी। आहाना का दिल जोर से धड़क उठा। वह भले ही खुद को बहादुर दिखा रही थी, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल भी बहादुर नहीं थी। एक झटके से खड़ी होकर उसने दाएं बाएं देखा और उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। थोड़ी दूरी पर 2 कुत्ते उसकी मौजूदगी से परेशान होकर उस पर गुर्रा रहे थे। उनकी गोल गोल आंखों में उसे एक अजीब सी नफरत दिखाई दे रही थी। ऐसी ही नफरत उसे राहुल की आंखों में भी कई बार नजर आई थी। यह ख्याल आते ही आहाना के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह घबराकर 2 कदम पीछे हटी। कुत्तों की गुर्राहट अब और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। आधी रात के इस वक्त पार्क में किसी इंसान की मौजूदगी की उन्हें आदत नहीं थी। तभी अचानक एक कुत्ता जोर से भौंका तो आहाना का दिल उछलकर गले में आ गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वह घबराकर बेंच पर चढ़ गई। दूर घास पर लेटे 2 और कुत्ते भी उठ खड़े हुए। वे भी जैसे हमला करने को तैयार थे और आहाना की नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा। पार्क का गेट काफी दूर था। वह भागकर वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। मैं कहाँ जाऊं? उसने बेबसी में आंखें बंद कर ली। तभी एक भारी और सख्त मर्दाना आवाज अंधेरे से उभरी। घबराइए मत, नीचे उतर आइए। ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमला नहीं करेंगे। आवाज सुनते ही आहाना एक झटके से मुड़ी। पता नहीं वह आदमी कहाँ से आ गया था। उसकी वर्दी और कंधों पर लगे बैच साफ बता रहे थे कि वह पुलिस में किसी ऊंचे पद पर है। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। दाढ़ी नहीं थी, बस घनी मूछें थी। इसीलिए आहाना उसके चेहरे को ठीक से पहचान नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर समझ गई कि वह देखने में अच्छा और रौबदार इंसान है। इस वक्त तो वह उसके लिए किसी रक्षक से कम नहीं था। बेंच से नीचे उतरिए और मेरे पीछे आइए, उसने फिर शांत लेकिन भरोसे वाली आवाज में कहा। मैं हूं ना?
कुछ नहीं होगा। आहाना की टांगे कांप रही थीं। कुत्तों की गुर्राहट फिर तेज हो गई। सामने खड़ा पुलिस वाला आगे बढ़ा और जमीन से एक पत्थर उठाया। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। एक दो ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आहाना चीख पड़ी, लेकिन उस वर्दी वाले अजनबी ने बिना डरे, बिना पीछे हटे पत्थर दिखाकर उन्हें भगा दिया। कुत्ते गुर्राते हुए पलटे और पार्क के खुले गेट से बाहर निकल गए। आहाना की सांसें तेज चल रही थीं। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुत्ते तो चले गए, लेकिन अब उसके सामने यह आदमी कौन था? पुलिस वाला, और पुलिस से इस वक्त उसका सामना किसी नई मुसीबत में डाल सकता था। यह बात वह अच्छी तरह जानती थी। आप कौन हैं? उसने सख्ती से पूछा। और रात के इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने सवाल किया। सुबह सुबह या दिन में टहलने नहीं आ सकती थी? आधी रात को पार्क में क्या कर रही हैं? यह कहते हुए उसने आहाना के थके हुए और सहमे हुए चेहरे पर गहरी नजर डाली। आहाना ने घबराकर शॉल से अपना चेहरा ढक लिया। मैं यहाँ से गुजर रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा। बस थोड़ी देर बैठ गई थी। इतना सुनते ही उस अजनबी के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी उभर आई। रात के 2 बज रहे हैं, उसने सख्त लहजे में कहा। 2 बजे कोई इंसान और खासकर कोई लड़की यूं सुनसान सड़कों और पार्कों में नहीं घूमती। मैं पुलिस वाला हूँ, इंसान हूँ, कोई कहानी सुनने नहीं बैठा। वह 2 कदम चलकर उसके और करीब आ गया था। आहाना ने घबराकर जमीन पर पड़ा अपना जूता पहना। उसकी नजरें भागने का रास्ता तलाश रही थी। मैंने आपसे कुछ पूछा है। इस बार उसकी आवाज में साफ सख्ती थी। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? आहाना का दिल जोर से धड़कने लगा। आप कौन हैं जो मुझसे सवाल कर रहे हैं? वह लड़खड़ाती लेकिन तेज आवाज में बोल पड़ी। आपको क्या लगता है मैं रात के इस वक्त क्या यहाँ नहीं हो सकती? मैं 24 साल की हूँ। जहाँ मेरा मन होगा मैं वहाँ जाऊंगी। आप कौन होते हैं? मुझसे पूछने वाले। बोलते बोलते वह नजरों ही नजरों में अपने और पार्क के गेट के बीच का फासला नाप रही थी। भागने में वह अब माहिर हो चुकी थी। एक और इंसान पीछे लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन हूँ जरा ध्यान से देखिए। वह आदमी एक एक कदम चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आप पढ़ी लिखी लगती हैं, शायद आप मेरा नाम और ओहदा पढ़ सकें। सवाल करने का हक मुझे है। आहाना ने डरते हुए पलकें उठाई। उसकी वर्दी पर छाती की तरफ उसका नाम लिखा था, अविनाश राठौर। नीचे पद पढ़कर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। डीएसपी। उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। आहाना के दिल में एक अजीब सा टीस उठा। 30 की उम्र में वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था और वह खुद भटकती फिर रही थी। अब बताइए, अविनाश राठौर ने जांचती हुई आवाज में कहा। आधी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कोई आपका पीछा कर रहा है? क्या आप किसी से डर रही हैं? यह सुनते ही आहाना का दिल बैठ सा गया। पुलिस, यह भी पुलिस वाला है। पुलिस तो हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रही है। वह जैसे ही कुछ बताएगी, यह जाकर सबको खबर कर देगा। फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। उसे पकड़कर उसी हवेली में वापस ले जाया जाएगा, जहां इस बार शायद वह जिंदा भी ना बचे। वह 2 कदम पीछे हटी। पलटकर देखा तो पार्क की दूसरी तरफ एक बड़ा सा गेट नजर आया। वह गेट खुला हुआ था। यही रास्ता था जिससे यह पुलिस वाला अंदर आया था। आहाना ने एक पल भी नहीं सोचा। वह उल्टे पांव दौड़ पड़ी और उस गेट की तरफ भागने लगी। उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट अविनाश राठौर उसके पीछे नहीं दौड़ा। वह वहीं खड़ा रहा और पूरी शांति से उसे दूर जाते हुए देखता रहा। अंधाधुंध भागते हुए आहाना की शॉल उसके सिर से सरक गई। उसके लंबे रेशमी बाल बिखर गए। भागते भागते उसने पार्क का बड़ा गेट पार कर लिया। दूसरी तरफ खुली और चौड़ी सड़क थी, जहां एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। वह अंधेरे में दूर तक भागती चली गई। जब सांस पूरी तरह फूलने लगी तो वह बेबस होकर रुक गई। मैं कहाँ जाऊं? उसके होंठ कांपने लगे। काश मुझे किसी अनाथालय का पता होता। काश कोई मदद मिल जाए। वह रो पड़ने के बिल्कुल करीब थी। उखड़ी हुई सांसों को संभालते हुए उसने बढ़ती प्यास को नजरअंदाज करने की कोशिश की।
पिछले कई घंटों से वह भूखी और प्यासी थी और अब उसका असर साफ महसूस होने लगा था। तभी अचानक पीछे से तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक गाड़ी की तेज हेडलाइट्स सामने आ गई और अगले ही पल तेज ब्रेक की आवाज के साथ गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। वह घबराकर पलटी, दिल जोर से धड़कने लगा जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। उसी वक्त गाड़ी का अगला दरवाजा खुला और एक भारी सख्त आवाज सुनाई दी, अंदर बैठ जाइए। रात के इस वक्त अगर किसी ने देख लिया कि आप बिना किसी मंजिल के सड़कों पर भटक रही हैं तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाए। आजकल जवान लड़कियों के अपहरण के मामले बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे ही गैंग को पकड़ने के लिए मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। मुझे तो लग रहा है आप भी उनका आसान शिकार बन सकती हैं। यह आवाज ड्राइविंग सीट पर बैठे अविनाश राठौर की थी। आहाना ने बेबस निगाहों से सड़क की तरफ देखा। वह सही कह रहा था। न जाने कितनी देर से वह यूं ही भटक रही थी और अगर इसी तरह चलती रहती तो कहीं न कहीं पहुंच पाती। दिल में डर था लेकिन हालात उससे भी ज्यादा डरावने थे। ठीक है, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आपके साथ चलूंगी अगर आप मुझे यकीन दिलाएं। आप मुझसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, इस बारे में आप मुझसे एक भी सवाल नहीं करेंगे। उसने जैसे दिल पर पत्थर रखकर यह बात कही। ड्राइविंग सीट पर बैठे अविनाश राठौर ने उस लड़की को ध्यान से देखा जो चारों तरफ से मुसीबतों से घिरी होने के बावजूद अपनी शर्तें रख रही थी। उसने हल्के से कंधे उचका दिए, मानो कह रहा हो तुम्हारी मर्जी, अंदर आ जाइए। उसने शांत लहजे में कहा, वरना तैयार रहिए। जिन कुत्तों के झुंड को मैंने थोड़ी देर पहले भगाया था वो शायद दोबारा इधर ही आ रहे हों। बात अभी उसके मुंह में ही थी कि आहाना फुर्ती से खुले दरवाजे से अंदर बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही अविनाश राठौर के चेहरे पर एक हल्की सी अधूरी मुस्कान फैल गई। वह लड़की उसे कुछ अजीब लगी थी और वो इतना तो समझ ही गया था कि वह किसी से भाग रही है, शायद किसी घर से, लेकिन किसी साधारण घर से भागी हुई वह नहीं लगती थी। उसका हुलिया खुद बहुत कुछ कह रहा था। शॉल पुरानी थी, कपड़े उससे भी ज्यादा घिसे हुए, मगर दाएं हाथ की तीसरी उंगली में सोने की भारी अंगूठी चमक रही थी। कानों में सोने की बालियां थी और नाक में हीरे की छोटी सी नथ। साफ था कि वह किसी अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। फिर उसका यह हाल क्यों था? यही सवाल थे जिन्होंने अविनाश राठौर को उसकी मदद करने पर मजबूर कर दिया था। गाड़ी में बैठते ही आहाना की नज़र डैशबोर्ड में रखी पानी की बोतल पर पड़ी। सारी झिझक और संकोच एक तरफ रखकर उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और बोतल उठा ली। अविनाश ने उसे ध्यान से देखा। उसने ढक्कन खोलने के लिए पूछना भी जरूरी नहीं समझा और बेचैनी से पानी पीने लगी। पता नहीं वह कितनी देर से प्यासी थी। कुछ ही देर में उसने पूरी बोतल खाली कर दी। ढक्कन बंद करते हुए भी उसने जानबूझकर अविनाश की तरफ देखने से परहेज किया। ये लो, कुछ खा लो, उसने कहा। लगता है तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया। पैंट की जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसने आहाना की तरफ बढ़ा दी। अविनाश राठौर उसे गौर से देख रहा था। वह चॉकलेट लेना चाहती थी, यह उसके चेहरे से साफ झलक रहा था, मगर न जाने कौन सी झिझक उसे रोक रही थी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर चॉकलेट ले ली। रैपर खोलते हुए वह कांपते हाथों से चॉकलेट खाने लगी। अविनाश ने गाड़ी स्टार्ट की और मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की अपने अंदर कोई गहरी कहानी छुपाए हुए है और वह कहानी क्या है यह उसे देर सबेर पता चल ही जाएगा। उधर चॉकलेट खाते हुए आहाना खुद को तसल्ली दे रही थी कि बस एक रात निकल जाए, सुबह होते ही वह फिर भाग जाएगी। जब तक यह आदमी उन हवेली वालों को खबर करेगा तब तक वह उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी होगी। उसे यह अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके पीछे साए की तरह मंडरा रहा है और जल्दी या देर से उस तक पहुंच ही जाएगा। वह आहाना थी। जिस दिन उसकी 19वीं सालगिरह बीती उसके अगले ही दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट हो गई थी। उसका
उसका बीमार पिता चारपाई पर पड़ा इलाज के लिए आदेश चौधरी की तरफ देखने को मजबूर था। आहाना को कभी समझ नहीं आता था कि जब उसके अंकल एक बड़ी और शानदार हवेली में रहते थे तो वे लोग उसी हवेली से जुड़े छोटे से 2 कमरों के घर में क्यों रह रहे थे, जबकि ये हवेली उसके पिता की थी। फिर भी इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में अपने अंकल आंटी के खिलाफ कभी कोई शिकायत या नफरत भी नहीं आई। वह अक्सर खुद से कहती, इतना तो करते हैं ये लोग हमारे लिए, भला पापा जमीन जायदाद का काम कैसे देखते। दोनों पैरों से लाचार थे। माँ को गुजरे भी अरसा हो चुका था। उसकी जिम्मेदारी अंकल के सिर थी। खुद उसके पापा ने कहा था, अंकल ने ही तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा है, अब तुम उनकी बहू बनोगी। उन्होंने अपने सबसे काबिल बेटे मुकेश के लिए रिश्ता मांगा है। यह कहते हुए उसके पिता की आंखों में सुकून झलकता था और वह शर्म से सिर झुका लेती थी। पिता की ये बातें उसके दिल को तसल्ली दे देती थी। वैसे भी अजय कुमार का इलाज पूरा का पूरा हवेली के खर्चे पर ही चल रहा था। उस दिन भी मुकेश उन्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाने ले गया था। आहाना दरवाजे के पास खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। लंबा, मजबूत कद, सदा हुआ व्यक्तित्व, वह कितना अच्छा लगता था। आहाना का दिल तेजी से धड़क उठा। मुकेश जब अजय कुमार को गाड़ी में बैठाकर ले गया तो वह चुपचाप अपने छोटे से घर के कामों में लग गई। दोपहर के 12 बजे, फिर 1 घंटा और फिर उससे भी आगे वक्त निकलता चला गया। उसका दिल घबराने लगा। डॉक्टर के यहाँ कभी इतनी देर नहीं लगती थी। बेचैनी में वह अपने छोटे घर और हवेली के बीच का दरवाजा पार कर संगमरमर लगे दलान में आ गई। अंकल जी, अभी तक पापा घर नहीं आए, उसने घबराकर कहा। प्लीज फोन करके पूछ लीजिए। अंकल जी कड़क इस्त्री किए कपड़ों में पूरे रौब के साथ सोफे पर बैठे थे। उन्होंने एक नज़र आहाना पर डाली, लेकिन जवाब देने से पहले ही हवेली के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। नौकरों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। आहाना हक्का बक्का खड़ी रह गई। जिस गाड़ी में मुकेश उसके पापा को अस्पताल ले गया था, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया था और अजय कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। यह सुनते ही आहाना को लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सिर पर गिर पड़ा हो। उसे अपने पिता से बेहद प्यार था और उनकी इस अचानक हुई मौत ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। पिता का शव अंदर लाया जा रहा था और आहाना अपने आप को इतना मजबूत भी नहीं कर पा रही थी कि आखिरी बार अपने पापा का चेहरा देख सके। वह तो उनके ठीक होने के बारे में सोच रही थी और आज वह इस दुनिया से चले गए थे। सारी चीखें, सारी सिसकियां उसके होठों में ही दबकर रह गईं। तभी अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, मुकेश, वह भी तो पापा के साथ गया था, कहीं उसे भी कुछ हो गया हो तो? यह सोचकर उसने डरते हुए पलकें उठाईं। जो लोग सबको उठाकर अंदर ला रहे थे उनमें मुकेश भी शामिल था। हैरानी की बात यह थी कि उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। उसका चेहरा बेहद सख्त और गंभीर था। आहाना का दिल डूबने लगा। गम की तीव्रता से उसकी आंखें बोझिल होने लगीं और थोड़ी ही देर में उसका दिमाग अंधेरे में डूब गया। जब उसे होश आया तो अजय कुमार की अंतिम विदाई हो चुकी थी। वह चीख पड़ी, मुझे पापा को देखना है, मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई। आप लोगों ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वह तड़प तड़प कर रोने लगी। आंटी आगे बढ़ी और प्यार से उसे अपने गले से लगा लिया। तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब थी, उन्होंने समझाया, हम उन्हें ज्यादा देर नहीं रख सकते थे। अब तुम अकेली नहीं हो बेटा, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हैं। यह कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर उसके हाथ में एक अंगूठी पहनाई। ये मुकेश के नाम की अंगूठी है। आंटी ने कहा, आज से यह तुम्हारी है। उन्होंने जल्दी से सोने की मोटी अंगूठी निकालकर आहाना की उंगली में पहना दी। आहाना सन्न रह गई। बिना किसी रस्म के उसकी सगाई को नाम मिल गया था, मगर किस हालात में? जब उसका पिता इस दुनिया में नहीं रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। आंटी कमरे से बाहर चली गई। पिता तो चला गया था, मगर यह सोचकर उसे थोड़ा सुकून था कि वह अपनों के बीच थी।
उन लोगों के बीच जो उस पर जान छिड़कते थे। वह सिर ढककर कमरे में पड़ी रहती, पिता को याद कर कर के रोती रहती। उसे इंतजार था कि मुकेश आएगा, एक बार ही सही, मगर आकर उसे तसल्ली तो देगा। पहले वह आते जाते उससे बात कर लिया करता था। उसकी निगाहों में उसे देखकर हमेशा एक नरमी सा एहसास जाग उठता था। भले ही उनके बीच किसी तरह का रिश्ता तय होने जैसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया और मुकेश एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। नौकरानी रोज उसका खाना कमरे में रख जाती थी। एक हफ्ते बाद आहाना ने खुद को संभाला और बिस्तर से उठी। उसका मन बाहर जाने का हुआ, थोड़ी ताजी हवा लेने का। जैसे ही उसने दरवाजे का लॉक खोला, उसे अजीब सा महसूस हुआ। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने 2-3 बार जोर लगाकर खोलने की कोशिश की। उसे लगा शायद गलती से लॉक हो गया होगा। आहाना ने बार बार दरवाजा खटखटाया। बाहर नौकरों की आवाजें आ रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। उसके दिल में अजीब सी घबराहट भरने लगी। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटा। दरवाजा खोलो, सुनते क्यों नहीं हो? तुम लोग आंटी को बुलाओ, मैं शिकायत करूंगी कि तुम लोगों ने मुझे लापरवाही से कमरे में बंद कर दिया है, वह जोर जोर से चिल्लाई। इस बार बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनाई दी। आहाना ने राहत की सांस ली। ताले में चाबी घूमने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। सामने आंटी खड़ी थी और उनके पीछे अंकल जी। दोनों के चेहरों पर अजीब सी सख्ती थी, जैसे सारी नरमी और अपनापन कहीं गायब हो गया हो। थैंक यू अंकल जी, आपने दरवाजा खोल दिया, आहाना ने धीमी आवाज में कहा। पता नहीं नौकरानी ने बाहर से लॉक क्यों कर दिया। दोनों अंदर आ गए और आंटी ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। अंकल जी ने ठंडे और सपाट लहजे में कहा, देखो आहाना, तुम अभी बहुत छोटी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत हाथों में पड़ो। तुम्हारे पिता के नाम बहुत बड़ी जायदाद थी, वह चल फिर नहीं सकते थे, इसीलिए अपनी सारी संपत्ति की देखरेख उन्होंने मुझे सौंप दी थी। अब वक्त आ गया है कि तुम कानूनी तौर पर सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। तुम जानती हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत परेशानियां होती हैं। यह कहते हुए उन्होंने बेहद सामान्य अंदाज में कुछ कागज मेज पर रख दिए। वे कागजात अपने साथ ही लेकर आए थे। आहाना ने हैरानी से उन कागजों की तरफ देखा। यह सारी जायदाद उसके पिता के नाम थी। फिर भी हर छोटे बड़े काम के लिए अंकल की तरफ क्यों देखते रहते थे? उन्होंने कभी उसे क्यों नहीं बताया कि कौन सी जमीनें हैं, कौन सी संपत्ति उनके नाम पर है? उसने उलझन में कागज उठाकर देखने चाहे ही थे कि आंटी आगे बढ़ आईं। अब बस भी करो, क्या छानबीन कर रही हो? इन कागजों को पढ़कर क्या कर लोगी? वैसे भी कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी के बाद अपने पति को संभालना। इन कोर्ट कचहरी और कागजों के चक्करों में मत पड़ो। यह कहते हुए उन्होंने कागज उसके हाथ से छीनकर मेज पर पटक दिए। दोनों का बर्ताव अजीब था। आहाना का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी शादी? उसने कांपती आवाज में पूछा। आप लोगों ने मेरी शादी की तारीख तय कर दी? इस पर अंकल जी ने बेरुखी से सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन शादी से पहले मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तुम इन कागजों पर दस्तखत कर दो। तभी अचानक दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। आहाना के साथ साथ अंकल जी और आंटी भी चौंक गए। राहुल आ गया था। आंटी ने बनावटी प्यार से कहा, मैंने इसे बता दिया था कि मैं आहाना के कमरे में जा रही हूँ। राहुल उनका छोटा बेटा था, कद काठी से पूरा जवान मर्द, लेकिन दिमाग से सिर्फ 5 साल के बच्चे जैसा। आंटी ने दरवाजा खोला तो वह अंदर घुस आया। मेरी दुल्हन, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वह आगे बढ़कर आहाना की कलाई पकड़ने लगा। आहाना घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। राहुल के कपड़े भले साफ थे, लेकिन मुंह पर खाने के निशान लगे थे। बिखरे बाल, अजीब सी चमकती आंखें और चेहरे पर उभरी नफरत की झलक देखकर आहाना का दिल बुरी तरह कांप उठा। मेरा हाथ छोड़ो, वह चीख पड़ी। ये क्या कर रहा है?
आंटी ने गुस्से से आहाना को देखा। इतनी नफरत से मेरे बेटे को क्यों देख रही हो? वह बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारी शादी अब मुकेश से नहीं, राहुल से होगी। मुकेश पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, उसे अभी बहुत से काम संभालने हैं और तुम लावारिस होकर हमारे सिर पर पड़ी हो। तुम्हें उसके गले बांध देंगे तो वह आगे कुछ कर नहीं पाएगा। राहुल को एक प्यार करने वाली बीवी चाहिए। शादी के बाद यह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है शादी के बाद इसका मानसिक संतुलन सुधर सकता है। ये कहते हुए आंटी ने राहुल के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत करो और दोबारा दरवाजा मत खटखटाना। बेवजह हंगामा करती रहती हो। आहाना को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया पलट गई हो। उसने अविश्वास से अंकल जी की तरफ देखा। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह भी इस साजिश में बराबर के हिस्सेदार थे। यह नहीं हो सकता, वह रोती हुई बोली। मैं मुकेश की मंगेतर हूँ। आप लोगों ने खुद मेरे हाथ में उसकी अंगूठी पहनाई थी। वह लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी। आंटी ने उसे नफरत भरी नजरों से घूरा। यह अंगूठी राहुल के नाम की है। मुकेश तो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। भला उसे क्या पड़ी है गरीब और लावारिस लड़की से शादी करने की? वो किसी और को पसंद करता है। अब ज्यादा नाटक मत करो, शादी तुम्हारी राहुल से होगी। आंटी जहर उगलते हुए बोली। आहाना बुरी तरह लड़खड़ा गई। मैं दस्तखत नहीं करूंगी और ना ही मैं राहुल से शादी करूंगी। अगर मेरे पापा के नाम पर जायदाद है तो वह मुझे दी जाए। उसकी आवाज कांप रही थी। आंटी और अंकल का यह रवैया उसे अंदर से तोड़ रहा था। अंकल लाल आंखों से उसकी तरफ पलटे। साइन करती है या 2 थप्पड़ लगाऊं? यह सिर्फ कहा नहीं गया। एक जोरदार थप्पड़ आहाना के गाल पर पड़ा। आगे बढ़कर बोले, पहले तेरा बाप वो मनहूस आदमी अकड़ दिखाता रहा। एक्सीडेंट करवा के मैंने उसे अपाहिज कर दिया, फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई। और अब मेरे बेटे मुकेश ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। मैंने तेरे बाप को रास्ते से हटवाया है अपने बेटे के हाथों, और अगर तूने जरा भी चालाकी की तो मैं तुझे भी रास्ते से हटा दूंगा। साइन नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, मैं तुझसे भीख नहीं मांग रहा। यह कहते हुए उन्होंने जेब से एक नीला डिब्बा निकाला। रोती तड़पती आहाना के अंगूठे का निशान जबरदस्ती कागजों पर लगवा दिया। वह किसी बेजान लाश की तरह छटपटाती रही, गिड़गिड़ाती रही। उसकी नीली आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरते रहे। उसका सब कुछ बिखर रहा था। वह पूरी तरह बर्बाद हो रही थी, लेकिन यहाँ उसका सुनने वाला कोई नहीं था। ये उसके अपने नहीं थे, बल्कि उसके दुश्मन से बढ़कर थे, जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। लो, हो गया मेरा काम। अब इसे इसी कमरे में बंद कर दो और ध्यान रहे दरवाजा मत खोलना। इसे खाना पीना देने की भी कोई जरूरत नहीं। शादी के बाद ही खाना मिलेगा। शादी की तैयारियां करो। कागज उठाते हुए उन्होंने उस पर नफरत भरी नजर डाली। आंटी राहुल को लेकर बाहर निकल गईं। राहुल लगातार मेरी दुल्हन की रट लगाए हुए था। आहाना जानती थी कि अब किसी समाज, किसी इंसाफ का कोई असर नहीं। वह रो रही थी, तड़प रही थी। पिता की मौत का सदमा अभी संभला भी नहीं था कि यह खौफनाक साजिश सामने आ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, मगर जो भी था इतना तय था कि वह राहुल से शादी नहीं करेगी। यहाँ से भाग पाना मुमकिन नहीं लग रहा था। शायद वह रो धोकर अपनी किस्मत को मान भी लेती, अगर अगली रात उस अजीब से एहसास से उसकी नींद न खुलती। तेज भूख और कमजोरी के कारण वह जाने कब सो गई थी। तभी उसके गाल पर किसी ठंडी ठंडी एहसास ने उसे जगा दिया। वह घबराकर उठी। मेरी दुल्हन कितनी प्यारी है, बिल्कुल मक्खन जैसी। टूटे फूटे और भीगे हुए लहजे में कोई उसके सिरहाने बैठा बोल रहा था, चलो मेरे कमरे में, तुम यहाँ क्यों रहती हो? वह राहुल था। आहाना के मुंह से एक चीख निकल गई। शोर मत करो, मम्मी आ जाएंगी, पकड़कर मारेंगी, कोई भूत भी आ जाएगा। वह बच्चों जैसी बातों में उसे डराने लगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आहाना की आंखें डर से फैल गईं। वह देखने में एक जवान आदमी था। वह शायद जज्बात नहीं समझता था, लेकिन था तो एक मर्द ही। रात के अंधेरे में उसका इतने पास बैठना आहाना का खून जमा रहा था। वह पसीने में भीग गई। जाओ यहाँ से राहुल,
ये क्या कर रहे हो? उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर अचानक राहुल ने उसे कसकर पकड़ लिया। मत मारो, मुझे मत मारो, वह डर से चिल्लाई, मगर वह उसे दोनों हाथों से मारने लगा। उस पल आहाना को खुद को एक बेबस कीड़े से भी बदतर महसूस होने लगा। उसने पूरी ताकत से राहुल को पीछे धकेला, फिर भी उसकी ताकत के आगे वह टिक नहीं पाई। आखिरी रास्ता समझकर उसने चीख चीख कर नौकरों को आवाज दी। जाने कितनी देर बाद कोई आया, तब तक राहुल उसे कई घूंसे मार चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगी। नींद में डूबी एक नौकरानी ने यह सब देखा और अंकल को खबर दी, जो आकर राहुल को जबरदस्ती वहां से ले गए। मगर आहाना को अपना भविष्य अब साफ दिखाई देने लगा था और उसी रात उसने फैसला कर लिया। हंगामे में कमरे का दरवाजा खुला रह गया था। आहाना ने घड़ी देखी, रात के करीब 1 बजे थे। वही कपड़े वह कई दिनों से पहने थी और एक काले रंग की शॉल उसने खुद पे लपेट रखी थी। उसी शॉल को ओढ़े वह धीरे से कमरे से बाहर निकल आई। अंकल के कमरे में हंगामा मचा हुआ था। राहुल को दौरा पड़ा हुआ था और सब उसे संभालने में लगे थे। किसी का ध्यान आहाना की तरफ नहीं था। यही सही मौका था। वह आंसुओं से भारी आंखें पोंछते हुए हवेली के पिछले हिस्से से अंधाधुंध भागती हुई बाहर निकल आई। उसे पता था कि जल्दी या देर से सबको उसके भागने का पता चल ही जाएगा और वह तब तक यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहती थी। वह जानती थी कि उसे आजाद नहीं छोड़ा जाएगा। इतना तो वह भी समझती थी। आखिर वह पढ़ी लिखी थी, कॉलेज तक पढ़ी लिखी थी आहाना। वह चाहती तो अपनी संपत्ति के हक के लिए कहीं भी केस कर सकती थी, लेकिन उसके दुश्मन मामूली लोग नहीं थे। वे बेहद ताकतवर थे और अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते थे। जब तक आहाना को खत्म ना कर दें, उन्हें चैन नहीं पड़ने वाला था। गाड़ी अचानक झटके से रुकी तो आहाना की नींद खुल गई। पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई थी। यही मेरा घर है, उतर आओ, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी, सामने बैठे आदमी ने इत्मीनान से कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। आहाना ने बेबसी से उस बड़ी सी कोठी को देखा, जिसके ऊपर लगी तख्ती पर अविनाश राठौर का नाम चमक रहा था। बाहर कई गार्ड तैनात थे। उनके मन में डर और सवाल दोनों थे कि क्या वह वाकई यहाँ सुरक्षित रहेगी या यह भी एक नई जेल साबित होगी। दिल को मजबूत करके उसने भी दरवाजा खोला और नीचे उतर आई। वह आदमी तो अंदर कहीं चला गया। आहाना धड़कते दिल को संभालती हुई जैसे ही अंदर दाखिल हुई, वहाँ एक नौकरानी मौजूद थी। आइए दीदी, मैं आपका कमरा दिखा देती हूँ, रूखे से अंदाज में कहती हुई वह उसे एक कमरे की तरफ ले गई। कमरा ना बहुत बड़ा था ना छोटा, लेकिन हर तरह की सुविधा मौजूद थी। नौकरानी ने उसे साफ कपड़े दिए और खाने का इंतजाम भी कर दिया। सब कुछ होने के बावजूद आहाना का मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह यहाँ से भी भाग जाना चाहती थी और उसे लगने लगा था कि शायद अविनाश राठौर की बात मानकर उसने गलती कर दी। क्या पता यह भी हवेली वालों से मिला हुआ हो। मन में डर था कि यहाँ उसके साथ कैसा सलूक होगा। बाहर इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि यहाँ से भाग पाना आसान नहीं था। वह होंठ दबाए बेबस सी सोच रही थी। उसने नौकरानी के दिए कपड़े उठाए, नहाकर कपड़े बदले और बाहर आई तो खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया। उसके मन में पहली बार एक हिम्मत भरा ख्याल आया कि अगर वह उस हवेली से भाग सकती है तो यहाँ से भी निकल सकती है। उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ेगी। यह सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी। उसने गरम गरम खाना सामने रखा और कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसे पता था कि भूख इंसान की लड़ने की ताकत छीन लेती है और अभी उसे बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी है, अपने दुश्मनों से भी और उस आदमी से भी जो खुद को उसका मददगार बताता था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि जैसे ही सुबह होगी वह किसी बहाने से यहाँ से निकल जाएगी और गायब हो जाएगी। खाना खाकर वह बस कुछ देर आराम करने के इरादे से बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन थकान के कारण उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसे होश तब आया जब नौकरानी ने उसका कंधा हिलाया। उठिए दीदी, दोपहर के 2 बज रहे हैं। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी।
दोपहर के 2 बजे। सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा और अचानक पूछ बैठी, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? वो जो पुलिस वाले थे। यह सवाल वह बेइख्तियार नौकरानी से कर बैठी। नौकरानी के चेहरे पर हल्की सी अपनापन भरी मुस्कान आ गई। साहब तो कहीं बाहर गए हैं, आप नीचे आ जाइए, मैं आपके लिए खाने की मेज लगा देती हूँ। नौकरानी की बात आहाना के दिमाग में जैसे बिजली की तरह कौंधी। मालिक घर में नहीं था, इसका मतलब वह यहाँ से भाग सकती है। ठीक है, मुझे भूख लगी है, नीचे ही खा लूंगी, तुम खाना लगा दो। इतना कहकर उसने नौकरानी को नीचे भेज दिया और खुद तेजी से पलटी। उसकी शॉल धूल से भरी हुई थी। उसने उसे वहीं मेज पर छोड़ दिया और अपने कपड़ों के साथ का दुपट्टा ठीक से ओढ़ लिया। दिल संभालते हुए वह नीचे उतर आई। वह सतर्क नजरों से पूरे घर को देखने लगी। घर बहुत शानदार बना हुआ था। नौकर चाकर इधर उधर थे, लेकिन किसी ने उसे देखकर कोई खास ध्यान नहीं दिया। नौकरानी डाइनिंग टेबल पर खाना रख चुकी थी। खाने की तरफ एक नजर डालकर आहाना ने सामान्य लहजे में कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, एक कप चाय बना दो। नौकरानी सिर हिलाकर किचन की तरफ चली गई। आहाना ने मौका देखते ही तेजी से कदम बढ़ाए। इस वक्त लॉज और डाइनिंग एरिया में कोई और मौजूद नहीं था। वह घर का अंदरूनी दरवाजा पार करती हुई बाहर लॉन में आ गई। लॉन भी खाली था। दिन का वक्त होने की वजह से ज्यादा सख्त पहरा नहीं था, लेकिन उसे याद था कि मुख्य गेट के बाहर कल उसने 2 गार्ड खड़े देखे थे और यकीनन वे अब भी वहां होंगे। उसे किसी न किसी तरह उन्हें चकमा देना था और उसे यह भी पता था कि उनसे क्या कहना है। कांपते कदमों के साथ जब वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंची तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। दरवाजा बंद नहीं था, खुला हुआ था। दिल थाम कर उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रख दिया। दरवाजे के दोनों तरफ सुरक्षा गार्ड खड़े थे, लेकिन दोनों का ध्यान दूसरी ओर था। किसी ने भी उसे रोका नहीं। आहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि वह इस वक्त सबकी आंखों के सामने से भाग रही है, मगर इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाती, उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सामने से एक काले रंग की गाड़ी आकर ठीक घर के सामने रुकी थी। उस गाड़ी को आहाना अच्छी तरह पहचानती थी। बड़ी और शानदार गाड़ी। यह उसके अंकल आदेश चौधरी की थी। न जाने कितनी बार उसकी गाड़ी में मुकेश चौधरी उसके पिता अजय कुमार को अस्पताल लेकर गया था। यह गाड़ी यहाँ क्या कर रही थी? वे लोग यहाँ क्यों आए थे? आहाना की धड़कनें जैसे थम सी गईं। बस एक पल लगा और वह खुले दरवाजे से पलटकर वापस अंदर आ गई और उसी एक पल ने उसे बचा लिया। गाड़ी में बैठे आदेश चौधरी की नजर आहाना पर नहीं पड़ी थी। उसने अपनी हथेली मुंह पर रखकर चीख को दबा लिया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसी दरार से वह सब कुछ देख पा रही थी। गाड़ी ठीक मुख्य दरवाजे के सामने रुकी थी। ड्राइविंग सीट से आदेश चौधरी उतरे और उनके साथ ही मुकेश चौधरी भी, मगर वह अंदर आने के बजाय वहीं खड़े रह गए। दोनों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी। तभी आहाना ने वह मंजर देखा जिसने उसकी रगों में खून तक जमा दिया। ना जाने कहां से सड़क की दूसरी तरफ से अविनाश राठौर चलता हुआ आया। उसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी, साधारण कपड़ों में था, ट्राउजर और टी शर्ट में, जैसे किसी निजी काम से निकला हो। वह बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़ा और आदेश चौधरी से हाथ मिलाया। कहाँ रहते हैं आप डीएसपी साहब? मैंने कई बार फोन किया लेकिन आपने उठाया ही नहीं। एक बहुत जरूरी काम था। रात में मैंने आपको तस्वीर भी भेजी थी। लगता है अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। यह आदेश चौधरी की आवाज थी। आहाना ने बेबसी में अपनी आंखें भींच ली। वह खुद चलकर मौत के जाल में फंसाई थी। यह सब एक ही गिरोह के लोग थे। अविनाश राठौर ने जानबूझकर रात में उसे लिफ्ट दी थी, इसमें अब कोई शक नहीं था। आदेश चौधरी आहाना की तलाश की ही बात कर रहे थे। यह बात पूरी तरह साफ थी। मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं खुद आपको खबर दूंगा, अविनाश राठौर ने गंभीर आवाज में कहा। फिर बोला, अब यहाँ तक आए ही हैं,
तो अंदर आइए। चौधरी बोले, वैसे अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है, फिर कभी बैठकर बात करेंगे। आहाना को लगा जैसे उसका वजूद जमीन में धंसता जा रहा हो। ना जाने कैसे वह अपने सुन्न पड़े शरीर को घसीटती हुई वापस घर के अंदर आ गई। नौकरानी ने उसे देखकर चाय का कप मेज पर रख दिया, मगर आहाना की नजरों के सामने अब कुछ भी साफ नहीं था। धुंधली आंखों से अपने रात वाले कमरे को पहचानते हुए वह बड़ी मुश्किल से अंदर आई थी। सामने का दरवाजा लॉक करते ही उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं फिर से इन्हीं लोगों के जाल में फंस गई हूँ। इस बार तो अंकल पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। जिस आदमी को मैंने अपना सहारा समझा वही मेरा दुश्मन निकला। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे हर पल यही डर सता रहा था कि ना जाने कब कौन अंदर आकर उसे पकड़ ले। उसकी धड़कनें तेज थीं, कान बाहर की हर आहट पर लगे हुए थे, मगर कोई नहीं आया। वक्त गुजरता रहा। बाहर से कभी हल्की फुल्की आवाजें आती रहीं, मगर कोई हंगामा नहीं हुआ। किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक तक नहीं दी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि देर सवेर अविनाश राठौर उसे आदेश चौधरी के हवाले कर देगा। जरूर किसी बड़ी रकम या जायदाद का लालच होगा, तभी तो वह उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। आहाना ने बेबसी में आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। ठंडे फर्श से उठकर वह बेड पर जाकर लेट गई। वक्त कैसे बीता उसे पता ही नहीं चला। शायद रात की शुरुआती पहर था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। हल्की सी दस्तक के बाद कोई अंदर आया। वह घबराकर उठकर खड़ी हो गई। कौन है? अंदर मत आना वरना मैं मार दूंगी। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर डर साफ झलक रहा था। अंदर आते हुए अविनाश राठौर ने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। आहाना ने साइड टेबल पर रखा ऐश ट्रे हाथ में उठा लिया। उसे वापस रख दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, और वैसे भी इस ऐश ट्रे से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह कांच की नहीं है। वह दोनों हाथ आपस में बांधकर गंभीर नजरों से उसे देख रहा था। आहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर आप सब जानते थे? आप जानते थे मैं कौन हूँ? मेरी शक्ल देखते ही आपने मुझे पहचान लिया था। फिर भी आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मेरे बदले आपको क्या चाहिए? प्लीज मेरे अंकल को मुझे सौंप मत देना। मुझे छोड़ दीजिए। आप नहीं जानते वो कितने जालिम हैं। मेरे साथ क्या करेंगे? मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर तरस खा लीजिए। वह फूट फूट कर रो पड़ी। अविनाश राठौर खामोशी से कुछ पल तक उसे देखता रहा। मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो, और यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंकल तुम्हें मार डालेंगे, बल्कि शायद उससे भी बदतर कुछ करेंगे। इससे बचने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वही करो जो मैं कहता हूँ। अविनाश राठौर की आवाज सुनकर आहाना ने नजर उठाई। वह अपनी बात पूरी कर चुका था और बिना रुके कमरे से बाहर चला गया। आहाना पत्थर की बुत बनी उसकी बातों पर सोचती रही। कुछ देर बाद वह फिर कमरे में लौटा। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और साथ में 2-3 लोग भी थे। साइन करो, यह हमारी शादी के कागजात हैं। अगर खुद को बचाना है तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ। कमरे में फिर वही भारी आवाज गूंजी। आहाना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी किसी चाल में मत फंसाइए। वह फिर गिड़गिड़ाई। अविनाश ने गहरी सांस ली। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे ये बेकार का रोना धोना पसंद नहीं। साइन करो वरना मैं जबरदस्ती भी करवा सकता हूँ। उसकी सख्त आवाज ने आहाना को अंदर तक तोड़ दिया। चाहकर भी वह मना नहीं कर पाई। उसने मेज पर रखा पेन उठाया और कांपते हाथों से हर उस जगह दस्तखत कर दिए जहां सामने खड़े आदमी ने उंगली रखी। एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जिस इंसान को उसने अपना सहारा समझा था वही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर चुका था। वह एक मुसीबत से भागकर आई थी और अब खुद को कई नई मुसीबतों में फंसा लिया था। एक अनजान आदमी से शादी कर ली थी। आखिरी साइन करते वक्त आहाना की आंखों से आंसू टपक पड़ा। जब कमरे से बाकी लोग बाहर चले गए तो अविनाश ने दरवाजा लॉक कर दिया। तो अब
आप मेरे साथ क्या करेंगे? कल रात मुझे वहीं मार देते तो आज इस बेइज्जती से तो नहीं गुजरना पड़ता, और वैसे भी जो करना था उसके लिए शादी की क्या जरूरत थी? उसने कड़वी आवाज में कहा। अविनाश उसके पास आया और धीरे से उसके हाथ पकड़ लिए। आहाना ने बेबसी में आंखें बंद कर लीं। वह कुछ नहीं बोला। शायद वह ज्यादा बोलने वाला आदमी नहीं था। वह उसके पास वहीं बिस्तर पर लेट गया और उसे भी सोने को कह दिया। आहाना की हालत वहाँ एक कठपुतली जैसी हो गई थी जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब वह बस एक मौके का इंतजार कर रही थी, एक मौका और वह खुद को तबाह कर ले। ऐसी जिंदगी में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं बची थी जहाँ ना उसकी इज्जत सुरक्षित थी और ना ही कोई खुशी। उसने भागने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन वह अपनी किस्मत से भाग नहीं पाई। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। रात धीरे धीरे बीतती रही। आहाना की दबी दबी सिसकियां उसकी खामोशी में बदल गईं। जब अंधेरा हल्की नीली रोशनी में बदलने लगा तब भी वह जाग रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हल्का सा करवट बदलकर उसने अविनाश राठौर की तरफ देखा। वह बेखबर सो रहा था। साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल धीमी आवाज में बज रहा था। ना जाने क्यों आहाना का दिल घबरा उठा। वह धीरे से उठी और मोबाइल उठाया। किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था। हम आपके बताए हुए वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जो जानकारी आपने दी है वह गलत नहीं होनी चाहिए। हमें उस लड़की की बहुत जरूरत है जिसने हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यह आदेश चौधरी का मैसेज था। गहरी सांस लेकर आहाना ने मोबाइल वापस रख दिया। वह पूरी तरह फंसी हुई थी और यहाँ से निकलना उसके बस में नहीं था। वह चुपचाप बाथरूम में चली गई। उसे खुद पता नहीं चला, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसने सब कुछ खो दिया था और पाने के लिए अब उसके पास कुछ भी नहीं था। जिस आजाद जिंदगी का सपना उसने देखा था वह जैसे मिट्टी में दब चुकी थी। वह अपने पिता के कातिलों का कुछ बिगाड़ नहीं सकी और ना ही खुद को उनसे बचा पाई। तभी मोबाइल का अलार्म बजा और अविनाश राठौर की आंख खुल गई। आहाना सिर झुकाए बिल्कुल खामोश पास बैठी थी। अविनाश उसे कुछ देर तक गहरी नजरों से देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उठकर बाथरूम में चला गया। यह उसका कमरा नहीं था, इसीलिए वह जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गया। तभी दरवाजे पर नौकरानी ने दस्तक दी। अविनाश ने दरवाजा खोला तो वह नजरें झुकाते हुए बोली, साहब आपकी चाय। आपने आज सुबह जल्दी जगाने को कहा था। कुछ मेहमान आए हैं, शायद आपके रिश्तेदार। इतना सुनते ही चाय का कप आहाना के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी नीली आंखों में दर्द उमड़ आया। उसे लगा जैसे अब उसे इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वह भाग सके। आहाना का दिल किया कि अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोए। वह खुद को बिल्कुल बेकार समझने लगी थी। ना ठीक से घर से भाग पाई, ना खुद को बचा सकी, और अब तो फिर से भागने का साहस भी नहीं था। नौकरानी ने फर्श पर पड़ा टूटा कप देखा और तुरंत आगे बढ़कर आहाना का हाथ पकड़ लिया। चलिए बहू जी, वह उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले आई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आहाना ने नीचे का मंजर बेजान आंखों से देखा। लॉज के सोफों पर पूरे रौब से आदेश चौधरी बैठा था। उसके साथ मुकेश चौधरी भी मौजूद था और उनके आसपास गनमैन खड़े थे। सामने अविनाश राठौर अकेला सोफे पर बैठा था। कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी लॉज में थे जो पुलिस की वर्दी में थे, लेकिन अविनाश के हाथ में कोई हथियार नहीं था। दाईं तरफ मेज पर एक पिस्तौल रखी थी, मगर उसने उसे उठाना जरूरी नहीं समझा। आहट सुनकर आदेश चौधरी ने सिर उठाया और आहाना को नीचे उतरते देख उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। बहुत मेहरबानी अविनाश साहब, ये लड़की हमें मिल गई। अब इसे हमारे हवाले कर दीजिए। आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा। बड़ी मुश्किल से इसके बाप को रास्ते से हटाया था। आप जानते हैं कि जमीन जायदाद के मामलों में इंसान को सख्त होना पड़ता है। वह नरमी भरे लहजे में कहते हुए खड़ा हो गया।
आहाना को किसी अपराधी की तरह अविनाश के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया। बैठ जाओ। अविनाश ने हल्की नजर से उसकी तरफ देखा। वह बिना कुछ सोचे उसके साथ सोफे पर बैठ गई। हमें देर हो रही है। अविनाश साहब इसे बैठाने नहीं ले जाने आए हैं। आदेश चौधरी ने फिर दखल दिया। चलो उठो, गाड़ी में बैठो। हवेली से भागने वालों का क्या हाल करता हूँ यह अभी बताऊंगा। वह 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोला, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। जहाँ खड़े हो वहीं रुको, वरना ऐसा हाल करूंगा कि अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। अचानक लॉज में सख्त आवाज गूंजी। आदेश चौधरी का रंग उड़ गया और आहाना ने हैरानी से सिर उठाया। यह आवाज अविनाश की थी। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? यह लड़की जिसे तुम गुलाम की तरह बात कर रहे हो मेरी पत्नी है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे घर से मेरी पत्नी को ले जा सको तो कोशिश करके देख लो। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे शरीर का एक भी हिस्सा सलामत नहीं बचेगा। वह इतने ठंडे और बेपरवाह अंदाज में बोल रहा था जैसे यह सब उसके लिए कोई मामूली बात हो। आहाना की रूह में कोई हरकत नहीं हुई। वह बस उसे देखती रह गई। यह आप क्या कह रहे हैं? हमारी डील हुई थी। आपने कहा था लड़की मिलते ही आप उसे हमारे हवाले कर देंगे। पुलिस वालों का काम ही यही होता है। आदेश चौधरी गुस्से से चिल्लाया। तभी अविनाश ने मेज पर रखी पिस्तौल उठा ली। मैं पुलिस वाला जरूर हूँ और सेवा करना मेरा काम है, लेकिन इस देश की, ना कि तुम जैसे लालची लोगों की जो दौलत और जायदाद के लिए अपने ही दोस्त को मरवा देते हैं। यह लड़की तुम्हारे दोस्त की बेटी है और तुमने खुद माना है कि इसके हिस्से की जायदाद जबरदस्ती अपने नाम करवाई। तुम मुझे क्या समझते हो? चंद टुकड़े जमीन के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगा। तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर मेरे विभाग तक पहुंच चुकी थी। उस रात मैंने पार्क में इस लड़की को देखा। उसी वक्त मैं इसे पहचान गया था। मैं इसे यहाँ लेकर आया, लेकिन किसी भी हाल में तुम्हारे हवाले करने के लिए नहीं। मगर ना जाने क्यों मैंने कुछ और ही फैसला कर लिया था। मैंने उससे शादी कर ली और अब वह मेरी पत्नी है। तुमने जो कुछ किया है सब रिकॉर्ड में मौजूद है। तुम अपने मुंह से सब कबूल कर चुके हो। अपनी अकड़ में यह मत भूलो कि इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और अब मेरा बदला सिर्फ कानूनी होगा। वह पूरे इत्मीनान से कहता हुआ खड़ा हो गया। उसके हाथ में बंदूक देखते ही आदेश चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके आदमी हथियार संभालते हुए सतर्क हो गए थे। यह पुलिस अफसर का घर है। तुम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुम या तुम्हारे आदमी किसी डीएसपी पर गोली चलाओगे तो अंजाम क्या होगा यह तुम अच्छी तरह जानते हो। वह पूरी शांति से कहते हुए आदेश चौधरी के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा यह तुम सोच भी नहीं सकते। तभी अविनाश राठौर ने एक जोरदार मुक्का उसके गाल पर जड़ दिया। मैं तुझे क्या अंजाम दूंगा यह तुझे अब पता चलेगा। इसे गिरफ्तार करो। उसके आदेश देते ही उसके लोग आदेश चौधरी और मुकेश चौधरी पर टूट पड़े। उनके साथ आए लोग चुपचाप हथियार डाल चुके थे। आखिर जब मालिक ही गिरफ्तार हो रहे हो तो वे क्या विरोध करते। आहाना यह सब कुछ सुन्न निगाहों से देख रही थी, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि सब इतनी जल्दी बदल जाएगा। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से इनके साथ जाने दूंगा? यह सिर्फ मदद नहीं थी आहाना, यह मोहब्बत थी। मैं अपना दिल तुम्हें दे चुका हूँ, अगर तुम महसूस कर सको तो। वह उसके सामने आकर बोला। आहाना ने हैरानी और विश्वास के मिले जुले भाव से उसकी तरफ देखा। वह सच कह रहा था। उसने उसकी जान बचाई थी, उसकी इज्जत बचाई थी। वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारी पूरी जायदाद तुम्हें वापस दिलाऊंगा। मगर आहाना को अब किसी जायदाद की चाह नहीं थी। उसे बस इज्जत और प्यार भरा साथ चाहिए था जो उसे मिल चुका था। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। पुलिस आदेश चौधरी और उसके आदमियों को पकड़कर बाहर ले जा रही थी। क्या इससे आपकी नौकरी या आपकी जान को खतरा नहीं होगा? उसने धीरे से पूछा। अविनाश के लिए उसके मन में बची सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी। अविनाश हल्के से मुस्कुराया। यह मेरा रोज का काम है। ऐसे लोगों को मैं पहले भी जेल भिजवा चुका हूँ और वैसे भी मैं कोई आम पुलिस वाला नहीं हूँ। मैं डीएसपी हूँ।
तुम मुझे क्या समझती हो? उसके लहजे में हल्का सा अपनापन था। अहाना हल्के से हंस पड़ी। अभी तो इन दोनों को एक दूसरे को जानना था, मगर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना ही उनकी जीत थी। आदेश चौधरी जब घर अहाना को लेने आया था तो अविनाश राठौर ने अपने घर में कैमरे लगवा दिए थे। वह सारी घटना उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आदेश चौधरी ने खुद अपने मुंह से अपने जुर्म को कबूल किया था और अविनाश राठौर ने हवेली में काम करने वाले नौकरों को समझा के गवाह बना दिया था। कोर्ट में हवेली के नौकरों ने गवाही दी कि आदेश चौधरी ने अहाना को परेशान किया और अहाना ने अपने साथ हुआ सारा वाकया कोर्ट में बताया और कोर्ट ने भी इस बात पर गौर किया कि जब अहाना पढ़ी लिखी है तो वह आखिर अंगूठा क्यों लगाएगी। वह तो दस्तखत करना जानती है। और फिर अविनाश राठौर के घर की सारी वीडियो जज साहब ने देखी और जब आदेश चौधरी को लगा कि वह अब फंस रहा है तो उसने गुस्से में अपने मुंह से खुद ही सारी बात कबूल कर ली कि उसने किस तरह से आदेश कुमार का एक्सीडेंट करवाया था और उसके बाद किस तरह जबरदस्ती अहाना से प्रॉपर्टी के कागज पर अंगूठा लगवाया था। आदेश चौधरी ने बताया कि वह और अजय कुमार अच्छे दोस्त थे। अजय कुमार की पत्नी का देहांत कुछ सालों पहले हो चुका था। अजय कुमार अकेले थे और उनकी इकलौती बेटी थी और उनके पास काफी बड़ी हवेली और प्रॉपर्टी थी, जिसे देखकर आदेश चौधरी को लालच आ गया और उन्होंने तय किया कि वह अजय कुमार की सारी प्रॉपर्टी और हवेली अपने कब्जे में करेंगे, जिसके चलते उन्होंने अजय कुमार का एक्सीडेंट करवाया, जिससे वह अपनी जमीन जायदाद की देखभाल करने में असमर्थ हो जाएं और फिर एक अच्छे दोस्त की तरह उनके पास आए और बोले कि अजय, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं अपने बेटे मुकेश से तुम्हारी बेटी की शादी करवाऊंगा और मुझे रुपए पैसे का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों पैरों से लाचार हो और कोई और तुम्हारा फायदा ना उठा सके, इसीलिए तुम्हारी जमीन जायदाद और हवेली की देखभाल मैं करूंगा। पर मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं परिवार सहित तुम्हारी हवेली में ही आकर रहने लगूं। अजय कुमार को आदेश चौधरी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने आदेश चौधरी को अपना सच्चा दोस्त माना था और उन्हें लगा कि वह उनका साथ दे रहे हैं। बहुत ही कम लोग इस हद तक दोस्ती निभाते हैं। उन्होंने तुरंत ही आदेश चौधरी को हवेली में आकर रहने का कह दिया। उन्होंने कहा कि वैसे भी आगे चलकर अहाना की शादी मुकेश से ही हो जानी है और जो मेरा सब कुछ है वह आगे अहाना को ही मिलना है, तो तुम लोग अगर वहां पर रहने भी लगोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी भी देख रेख होती रहेगी। और जब आदेश चौधरी उस हवेली में रहने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू किया और पूरी हवेली में उन्होंने अपना हक जमा लिया और हवेली के पुराने हिस्से में अजय जी अपनी बेटी के साथ पहुंच गए। अजय जी को तब तक यही लगता रहा कि कोई बात नहीं, उनकी बेटी का भविष्य तो बेहतर है। आने वाले समय में जब मुकेश से उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वह इस हवेली में आराम से रहेगी। वह लाचार हैं और आदेश चौधरी की पत्नी को घर में उनकी मौजूदगी में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, इसीलिए उन्हें हवेली के पुराने हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया है। और जब वह वहां रहते हैं तो उनकी बेटी भी वहीं रहती है, क्योंकि उसे अपने पिता के साथ रहना पसंद है। उन्हें बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि आखिर आदेश चौधरी किस षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। और फिर एक दिन अजय कुमार इस षड्यंत्र का पूरी तरह से निशाना बन चुके थे। दोबारा एक्सीडेंट में उनकी जिंदगी ही तबाह कर दी गई थी। सारा वाकया जज साहब के सामने कुछ ही सुनवाइयों में आ चुका था और जज साहब ने हत्या की साजिश करने और जबरदस्ती प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में आदेश चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई और अजय कुमार की जान लेने के जुर्म में और अहाना को धमकाने के जुर्म में मुकेश चौधरी को 20 साल की सजा हुई। आदेश चौधरी की पत्नी को उनके साथ देने के कारण 3 साल की सजा सुनाई गई और राहुल को मेंटल अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, क्योंकि वह स्वभाव का काफी ज्यादा हिंसक हो चुका था। अविनाश राठौर के उठाए सख्त कदमों की वजह से 6 महीने के अंदर ही अहाना को उसकी सारी प्रॉपर्टी और हवेली मिल चुकी थी और अहाना के पिता को भी न्याय मिल चुका था।
अविनाश राठौर अब अहाना के साथ हवेली में ही रहते थे, क्योंकि इस हवेली से अहाना की यादें जुड़ी थी। अविनाश राठौर अहाना के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। एक खुशहाल और लंबी जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी और अहाना को यह एहसास अविनाश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हो रहा था कि अब उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो चुके हैं और आगे सिर्फ सुकून और खुशी है। दोस्तों, किसी भी इंसान पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और जो लोग अमीर बनने के लिए गलत रास्ते पर जाते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टीज को हड़पते हैं, तो उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि गलत रास्तों का अंजाम अक्सर सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, जाति या संस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।